नमस्कार। आज हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट के हिंदी अनुवाद के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये कहानी है सेंटियागो नाम के एक लड़के की जो अपने सपने की तलाश में स्पेन से मिस्र के पिरामिड तक का सफर करता है। अच्छा, इस किताब की एक बड़ी खूबी ये है कि ये व्यक्तिगत नियति या दुनिया की आत्मा जैसे काफी गहरे स्पिरिचुअल आइडियाज को एक बहुत ही सिंपल कहानी में डालने की कोशिश करती है। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये गहरे विचार कहानी के साथ ठीक से घुल-मिल पाते हैं या कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो कहानी पर हावी हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ एक कमजोरी नजर आती है। कई बार ना ये जो दार्शनिक हिस्से हैं, जैसे वो राजा मेल्चीसेडेक वाले। हाँ, या फिर जब एल्केमिस्ट समझाते हैं पर्सनल लेजेंड क्या है, सोल ऑफ द वर्ल्ड कैसे काम करती है, तो ये बातें कहानी के नेचुरल फ्लो को, उसके बहाव को रोक देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी चल रही थी और अचानक किसी ने पॉज बटन दबा दिया और अब एक छोटा सा लेक्चर शुरू हो गया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो पाठक जो सैंटियागो के सफर में खोया हुआ है, वो एकदम से बाहर आ जाता है। बिल्कुल, वो कनेक्शन टूट सकता है, और खासकर जब ये बातें सिर्फ डायलॉग के जरिए, मतलब संवादों में बताई जाती हैं, तो वो थोड़ी थोपी हुई सी लगती हैं, बनावटी सी। सही कहा। मुझे भी पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगा कि अरे, कहानी कहाँ गई? सब ठीक तो चल रहा था, फिर ये ज्ञान की बातें कहाँ से आ गईं? तो फिर इसका हल क्या है? मतलब इसे बेहतर कैसे किया जा सकता था? इन आइडियाज को हटा दें? नहीं, हटाना तो बिल्कुल हल नहीं है। वो तो किताब की जान है, उसकी आत्मा है। मेरा सुझाव ये है कि इन दार्शनिक तत्वों को कहानी के ताने बाने में, मतलब उसकी बुनावट में और ज्यादा गहराई से और नेचुरली बुनने की जरूरत थी। ओके। ताकि वो सैंटियागो के जो अनुभव हैं, उसकी जो यात्रा है, उसी का एक हिस्सा लगे, कोई अलग से चिपकाई हुई चीज ना लगे। उन्हें सीधे सीधे बताने की बजाय दिखाने की जरूरत थी। शो डोंट टेल वाला फंडा। दिखाने की जरूरत। ठीक है, दिखाने से मतलब कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये दुनिया की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसे सिर्फ एल्केमिस्ट के समझाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता अगर हम इसे महसूस करते। जैसे रेगिस्तान का बदलता हुआ मिजाज, हवा की आवाज में कोई इशारा, रात में तारों की बदलती चाल, या जानवरों का अजीब सा बर्ताव। अच्छा। सैंटियागो जब भेड़ों के साथ था तो वो उनकी खामोश भाषा समझने लगा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह क्या वो रेगिस्तान की भाषा को धीरे धीरे खुद समझना सीख सकता था? अपनी छोटी छोटी खोजों से, शायद कुछ गलतियों करके, अपने एहसासों के जरिए। तब ये विचार ज्यादा असरदार होते, बजाय इसके कि कोई कैरेक्टर आए और कहे, देखो बेटा, यही है दुनिया की आत्मा। समझ गया। मतलब फिलॉसफी को एक्शन और एक्सपीरियंस में घोल देना, ये हुई पहली बात। अब इससे जुड़ा वही दूसरा पॉइंट है सैंटियागो के किरदार का। वो एक सिंबल तो है ही, जाहिर है, हर उस इंसान का जो अपने सपने के पीछे जाता है। पर क्या ये सिंबल होना, ये रूपक होना, कहीं कहीं उसके एक असल इंसान होने पर भारी पड़ जाता है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कमजोरी यही लगती है मुझे भी। सैंटियागो कभी कभी एक आइडिया का पुतला ज्यादा लगता है और एक जीता जागता, उलझा हुआ, महसूस करने वाला इंसान कम। जो पाठक कहानी को जानते हैं वो शायद महसूस कर सकते हैं कि उसके कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रतिक्रियाएं थोड़ी बनावटी हैं। ऐसा लगता है मानो वो कहानी के रूपात्मक, मतलब एलिगरी वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखी गई हैं, ना कि किसी असल इंसान के असली जज्बात हैं। जैसे वो टेंगेर में जब लुट जाता है तो बहुत जल्दी, मतलब एकदम से निराशा से बाहर आकर काम में लग जाता है। हाँ। या फिर जिस आसानी से वो अपनी भेड़ों को बेच देता है जिनसे उसे इतना लगाव था, वो थोड़ा अचानक सा लगता है। बिल्कुल यही वाले मोमेंट्स, उसका डर, उसका शक, उसकी हिचकिचाहट, ये सब चीजें आती तो हैं कहानी में, पर ऐसे लगता है जैसे बस छू कर निकल गईं। बहुत गहराई नहीं है उनमें। सही। जैसे टंगर वाली घटना है, इतनी बड़ी बात हुई उसके साथ, वहां थोड़ी और उधेड़-बुन, थोड़ा और कंफ्यूजन, थोड़ा ज्यादा वक्त लगता संभलने में तो ज्यादा रियल लगता। या भेड़ों को बेचने का फैसला, शायद उसके लिए वो और ज्यादा मुश्किल होता, अंदर एक कश्मकश चलती। अगर इन पलों में उसकी जो इंसानी कमजोरियां हैं, जो अंदरूनी कश्मकश है, वो ज्यादा खुल के सामने आती, तो वो सिर्फ एक सिंबल नहीं रहता, वो एक ऐसा किरदार बनता जिससे हम और आप, मतलब पाठक,
और गहराई से जुड़ पाते। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या रूपक किरदारों में, मतलब एलेगोरिकल कैरेक्टर्स में, थोड़ी सिंप्लिसिटी, थोड़ी सरलता जरूरी नहीं होती, ताकि जो मैसेज है, जो संदेश है, वो साफ साफ पहुंचे? कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में कहानी का जो मेन पॉइंट है वही धुंधला ना हो जाए? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। बैलेंस साधना बहुत ज़रूरी है यहाँ। मेरा सुझाव ये है कि रूपक को बनाए रखते हुए भी कैरेक्टर की जो अंदरूनी दुनिया है, उसका जो इंटरनल वर्ल्ड है, उसको और ज़्यादा गहराई और जटिलता, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी दी जा सकती है। उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है जितनी उसकी बाहरी फिजिकल जर्नी को। ओके, और इसे कैसे किया जा सकता था? मतलब कहानी में कहाँ आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश थी? अरे कई जगह थी। मिसाल के तौर पर जब वो क्रिस्टल मर्चेंट के साथ काम कर रहा होता है, हाँ, टेंगेर में। हाँ, हाँ। तो वहाँ सैंटियागो एक आरामदेह, सेफ जिंदगी और अपने अनिश्चित, रिस्की सपने के बीच फंसा हुआ है ना? बिल्कुल। सकता था। हम्म। इसी तरह जब वो फातिमा को नखलिस्तान में छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है, ये कितना बड़ा इमोशनल मोमेंट है। बहुत बड़ा। यहाँ उसके मन का डर, वो अनिश्चितता, फातिमा को खो देने का अंदेशा और दूसरी तरफ अपने सपने के प्रति उसकी जो लगन है, इनके बीच का जो टकराव है, जो द्वंद्व है, वो ज्यादा खुलकर दिखाया जा सकता था। अच्छा। अगर ये सब देखता तो उसका आगे बढ़ने का जो फैसला है वो और भी ज्यादा वजनदार लगता। ऐसा लगता कि हाँ, इसने वाकई कुछ कमाया है, कुछ अर्जित किया है। पाठक महसूस करता कि उसने सचमुच कुछ दांव पर लगाया है। हाँ, ये अंदरूनी कश्मकश दिखने से किरदार ज्यादा भरोसेमंद लगता है, ज्यादा रियल, और शायद कहानी की जो रफ्तार है, जो पेसिंग है, उस पे भी इसका असर पड़ता। आपने शुरू में कहा था कि फिलॉसफी वाले हिस्से गति धीमी कर देते हैं, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्या कहानी का जो एडवेंचर वाला पार्ट है और जो उसका दार्शनिक पहलू है, वो हमेशा सही तालमेल में चलते हैं, या कहानी की गति कहीं-कहीं लड़खड़ा जाती है? ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। कमजोरी यही है कि पेसिंग, मतलब गति, अक्सर असंतुलित सी लगती है, बैलेंस नहीं है। कैसे? एक तरफ तो जैसा हमने अभी बात की, राजा मेल्चीसेडेक या एल्केमिस्ट के साथ जो लंबे लंबे डायलॉग्स हैं या जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, वो कहानी के फ्लो को धीमा कर देती हैं, काफी धीमा। पाठक को लगता है कि कहानी रुक गई है और वो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ये हिस्से जानकारी तो देते हैं, पर कहानी का जो रोमांच है, जो टेंशन है, उसे कम कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कहीं बहुत तेज भी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही जरूरी और ड्रामेटिक मोड जो हैं कहानी के, जैसे सैंटियागो का रेगिस्तान में वो कबीलों की लड़ाई का संकेत देखना। हाँ, वो बाज वाला सीन। हाँ, या फिर उसका अंत में हवा में बदलना। ये चीजें ना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, तेजी से घटित हो जाती है। अच्छा, हवा में बदलने वाला सीन भी, वो तो क्लाइमैक्स जैसा है। हाँ वही तो। खासकर वो हवा में बदलने वाला क्षण जो उसकी पूरी यात्रा का एक तरह से चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स है। उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, उसका जो आंतरिक संघर्ष है, उसका प्रकृति की शक्तियों से जो संवाद करने की कोशिश है, ये सब और विस्तार से दिखाया जा सकता था। अभी पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये चमत्कार थोड़ा अचानक हो गया। पाठक को उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को, उस बदलाव को अंदर तक महसूस करने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। समझ गया। तो मतलब कहीं गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, फिलॉसफी में फंस गई है, और कहीं जहाँ थोड़ा रुक कर महसूस करना था, वहाँ एकदम से रेस लगा दी। इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या सुझाव होगा? सुझाव ये है कि दार्शनिक चिंतन और कहानी के एक्शन या जो महत्वपूर्ण मोड़ है, उनके बीच एक बेहतर संतुलन, एक बेटर बैलेंस बनाने की जरूरत है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, न कि एक दूसरे के रास्ते में आए। ओके। जैसे जो लंबे लंबे लेक्चर हैं फिलॉसफी के, उन्हें छोटे छोटे आसानी से पचने वाले हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। अच्छा। और उन्हें सीधे सैंटियागो की यात्रा की जो चुनौतियां हैं, जो उसके अनुभव हैं, उनसे जोड़ा जा सकता है। कोई उदाहरण? जैसे एल्केमिस्ट की जो टीचिंग्स हैं, उन्हें कैसे अलग तरीके से पेश किया जा सकता था? जरूर। जैसे एल्केमिस्ट जब सैंटियागो को दुनिया की भाषा या संकेतों को समझने के बारे में सिखाता है, हाँ, तो इसे सिर्फ दांतों तक, डायलॉग तक सीमित रखने के बजाय इसे एक्शन में दिखाया जा सकता था। मान लीजिए वो रेगिस्तान पार कर रहे हैं और रास्ता भटक जाते हैं या पानी खत्म होने लगता है,
तब एल्केमिस्ट उसे दिखाता कि देखो कैसे हवा का रुख या रेत पर बने निशान या किसी जानवर का बर्ताव उन्हें सही दिशा बता रहा है या पानी के स्रोत तक ले जा सकता है। मतलब लर्निंग जो है वो सीधे एक्शन से जुड़ जाती, थियरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलते। सही। इसी तरह वो जो हवा में बदलने वाला क्लाइमैक्स है, उसका बिल्डअप, उसकी तैयारी ज्यादा डिटेल में हो सकती थी। हमें सैंटियागो का डर दिखता, उसकी प्रार्थनाएं, उसका डेजर्ट से, हवा से, सूरज से बात करने की कोशिश, शायद उसकी कुछ नाकाम कोशिशें भी, और फिर धीरे धीरे उसे समझ आना कि ये कैसे होगा। ये पूरी प्रक्रिया अगर हम देखते तो वो फाइनल मोमेंट कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद लगता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक्शन और फिलॉसफी को साथ साथ चलाना। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो मुझे कहानी पढ़ते हुए महसूस हुआ। वो ये कि सैंटियागो की मदद के लिए हमेशा कोई न कोई पहुंच जाता है। पहले वो जिप्सी औरत, फिर राजा मेल्चीसेदेक, फिर क्रिस्टल व्यापारी ने भी मदद की, फिर वो इंग्लिशमैन मिला, फिर आखिर में एल्केमिस्ट खुद। तो सवाल ये है कि क्या ये जो बाहरी मदद है, एक्सटर्नल हेल्प, वो कभी-कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सैंटियागो का जो अपना एफर्ट है, उसकी अपनी जो सीख है, वो थोड़ी दबसी जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसे साधना वाकई मुश्किल हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत नियति या पर्सनल लेजेंड का जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि जब आप पूरी शिद्दत से अपने सपने के पीछे जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। हाँ, the universe conspires to help you achieve it. एग्जैक्टली। और ये मदद अक्सर दूसरे लोगों के रूप में या संकेतों के रूप में आती है। ये कहानी का एक सेंट्रल आइडिया है, इसे हटा नहीं सकते। लेकिन कमजोरी ये है कि कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि सैंटियागो की जो सफलता है वो जरूरत से ज्यादा बाहरी मदद पर निर्भर है। ऐसा फील आ सकता है कि बस सही टाइम पर सही गाइड का मिल जाना ही उसकी कामयाबी की चाबी है। पाठक के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इस लड़के ने खुद अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से, अपनी गलतियों से कितना सीखा, या ज्यादातर चीजें इसे दूसरों ने सिखाई या बताई। क्या इसका मतलब ये है कि वो लकी ज्यादा था, काबिल कम? जैसे क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ जो उसकी तरक्की होती है, उसे अक्सर बिगिनर्स लक या शुरुआती किस्मत का नाम दिया जाता है ना? हाँ, कुछ हद तक ऐसा लग सकता है। कहानी शायद दिखाना चाहती है कि ये कायनात का इशारा है, उसकी मदद है। लेकिन इसे ऐसे भी दिखाया जा सकता था जिससे सैंटियागो की अपनी पहल, उसकी अपनी समझ ज्यादा उभर कर आती। जैसे क्रिस्टल व्यापारी वाले केस में ही उसकी सफलता में बिगिनर्स लक के अलावा उसकी अपनी मेहनत, उसकी कस्टमर को समझने की काबिलियत, उसके जो नए आइडियाज थे, जैसे वो डिस्प्ले केस बनाने का या दुकान पर चाय बेचने का, इनको और ज्यादा क्रेडिट दिया जा सकता था। ऐसा दिखाया जा सकता था कि ये आइडियाज उसी के दिमाग की उपज थे, उसकी ऑब्जर्वेशन का नतीजा थे। अभी ऐसा लगता है कि ये विचार भी कहीं ना कहीं बाहर से ही आए। समझ गया। तो फिर सुझाव क्या है यहाँ? क्या बाहरी मदद को कम कर देना चाहिए था? नहीं, बाहरी मदद को कम नहीं करना है, क्योंकि वो तो थीम का हिस्सा है। सुझाव ये है कि उन मोमेंट्स को, उन क्षणों को और ज्यादा महत्व और विस्तार दिया जाए जहां सैंटियागो बिना किसी बाहरी गाइडेंस के खुद अपनी सीखी हुई बातों का, अपनी हिम्मत का या अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके मुश्किलों से पार पाता है या कोई अहम फैसला लेता है। इससे उसकी अपनी जो एजेंसी है, उसकी जो सक्रियता है और उसका जो खुद का विकास है, वो ज्यादा साफ तौर पर दिखेगा। कौन से पलों की बात कर रही हैं आप? कहाँ ऐसा हो सकता था? कई पल हैं ऐसे, जैसे टंडेर में जब वो लुट गया था और बिल्कुल अकेला और बेसहारा था। हाँ। तब उसने खुद को संभाला और दोबारा खड़े होने का फैसला किया। उस अंदरूनी ताकत और संकल्प को और उभारा जा सकता था। हाँ। या जब उसने क्रिस्टल व्यापारी को दुकान में बदलाव लाने के लिए मनाया, उसमें उसकी अपनी समझदारी और परसुएशन की स्किल को ज्यादा हाईलाइट किया जा सकता था। ओके। और सबसे जरूरी, रेगिस्तान में संकेतों यानी ओमेंस को पढ़ने की उसकी काबिलियत, ये सिर्फ एल्केमिस्ट के बताने भर से नहीं आ जानी चाहिए थी। सही बात है। इसे ऐसे दिखाना चाहिए था कि सैंटियागो खुद कोशिश कर रहा है, ध्यान से चीजों को देख रहा है, शायद कुछ गलतियां भी कर रहा है, और धीरे धीरे अपने तजुर्बे से, अपने अनुभवों से,
वो रेगिस्तान की भाषा सीख रहा है, तब ये उसकी अपनी कमाई हुई स्किल लगती, न कि सिर्फ एक तोहफा जो उसे मिल गया। बिल्कुल, इससे उसका किरदार और उसकी पूरी यात्रा दोनों ज्यादा संतोषजनक लगते। ठीक है, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने द अल्केमिस्ट के इन अंशों को देखते हुए 4 मुख्य बातों पर गौर किया है। पहला, कि जो दार्शनिक विचार हैं उन्हें कहानी में और ज्यादा सहजता से ऑर्गेनिकली कैसे पिरोया जाए ताकि वे ऊपर से डाले हुए उपदेश ना लगें। हाँ, दूसरा, सैंटियागो जैसे जो रूपक किरदार हैं उनमें कैसे ज्यादा मानवीय गहराई, अंदरूनी कश्मकश और विश्वसनीयता लाई जाए बिना उनके सिंबॉलिक मतलब को कम किए। तीसरा, कहानी की गति को, उसकी पेसिंग को कैसे संतुलित रखा जाए ताकि ना तो फिलॉसफी वाले हिस्से बोरिंग लगे और ना ही जो अहम मोड़ हैं वो जल्दबाजी में निकल जाएं। और चौथा, बाहरी मदद और किरदार के अपने प्रयासों, अपनी सीख और अंदरूनी विकास के बीच कैसे एक बेहतर संतुलन साधा जाए ताकि हीरो की अपनी काबिलियत और उसकी यात्रा भी ठीक से उभर कर आए। ये कुछ जरूरी बिंदु हैं सोचने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी कहानियों में गहरे विचारों, सिंबॉलिक किरदारों या फिर बाहरी मदद जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप भी सोच सकते हैं, क्या मेरे आइडियाज कहानी से ही निकल रहे हैं? क्या मेरा किरदार सिर्फ एक विचार है या जीता जागता इंसान भी लग रहा है? क्या कहानी की रफ्तार ठीक है? क्या मेरा हीरो अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल किसी भी कहानी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और देखिए, ये जो हमने आज बातें की, ये सिर्फ कुछ सुझाव हैं, चीजों को देखने का एक तरीका है। इन्हें लागू करने के और भी बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी लेखन कार्य पर, चाहे वो कहानी हो, लेख हो या कुछ और, हम इसी तरह गहराई से बात करें, तो अपनी रचनाएं हमें जरूर भेजें। हमें उन पर गौर करके अपनी राय देने में खुशी होगी।